इसे चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर की सहायता लेते हैं। लिटमस पेपर से आपको कुछ याद आया होगा। 7वीं कक्षा में अम्ल और क्षार वाले अध्याय में लिटमस पेपर का जिक्र हुआ था। अब आप बताइए बच्चों, लिटमस किससे बना होता है? हाँ, बिल्कुल सही, यह लाइकेन से बनता है। अब हम इस राख का टेस्ट करेंगे कि यह राख एल्कलाइन यानी कि क्षारीय प्रकृति की है या एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति की है। इसे चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर की सहायता लेते हैं। लिटमस पेपर से आपको कुछ याद आया होगा। इससे बना होता है। यह पेपर 2 रंग बना लिए जाते हैं। लाल लिटमस क्षार में डालने पर नीले में बदल जाता है और नीला लिटमस अम्ल में डालने पर लाल में बदल जाता है। तो देखिए, हमारे पास ये 2 तरीके के लिटमस पेपर हैं, पहला लाल और दूसरा नीला। ये देखिए, ये एक लाल लिटमस पेपर है और ये नीला लिटमस पेपर है। ये लाइकेन्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और ये आपने 7वीं कक्षा में पहले से देख रखे हैं। चलिए, अब हम इनका टेस्ट करते हैं। हम पानी में कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालते हैं ताकि वो पानी हल्का सा अम्लीय हो जाए। ये देखिए, पानी में कुछ बूंदें हमने अम्ल की डाल दी हैं ड्रॉपर की सहायता से। अब हम लाल लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करते हैं। जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाएगा, ये क्या, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये लाल ही रहा। कोई बात नहीं, चलिए अब नीले लिटमस पेपर से ट्राई करते हैं। नीले लिटमस पेपर को इस अम्ल वाले पानी में डालने पर देखते हैं क्या प्रभाव होता है। अरे ये देखिए, नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालते ही लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर को जब हमने अम्ल में डाला था तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यानी कि लिटमस पेपर में जब अम्ल की उपस्थिति में लिटमस नीले से लाल हो जाता है और क्षार की उपस्थिति में लिटमस लाल से नीला हो जाता है। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.3 करेंगे। हम इसमें धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। इस क्रिया में हमने जो धातु इस्तेमाल किया है वह है जिंक धातु। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के दाने के नाम पर यह हमें प्रयोगशाला में मिलेगा। ग्रैन्यूल्स का मतलब है दाने या टुकड़े। ये टुकड़े चमकदार नज़र आते हैं। क्या कभी आप बता सकते हो ये किस रंग में उपस्थित है? जी हाँ, जिंक सिल्वर ग्रे रंग का होता है। बच्चों, क्या आप अम्ल का नाम बता सकते हो जो आपने पढ़े हों या किसी क्रिया में इस्तेमाल किए हों? इस क्रिया में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंबल या इसका प्रतीक या इसका फॉर्मूला है HCl। इसी तरह हमारी प्रयोगशाला में और भी कई प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह अम्ल प्रयोगशाला में सांद्र अवस्था में यानी कि गाढ़ी अवस्था में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हमने इनकी क्रिया करवानी है तब हमने इनका तनु रूप इस्तेमाल करना है। सांद्र और तनु अम्ल में क्या अंतर होता है? सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन तनु अम्ल में
पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल खतरनाक होता है। इसे इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। सांद्र अम्ल से तनु अम्ल कैसे बनाएं? तनु अम्ल बनाने के लिए एक बीकर में पानी लें और उसमें बूंद बूंद करके आप अम्ल मिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ल में भी तो पानी मिलाया जा सकता है, पानी में ही अम्ल क्यों मिलाएं? तो बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि जब अम्ल में पानी मिलाते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ताप निकासी की क्रिया होती है। इसमें इतना ज़्यादा ताप उत्पन्न होता है कि वह तेजाब, वह अम्ल उछलकर आपके मुंह, आपके हाथों या आपके शरीर के ऊपर आ सकता है। इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि कांच का बीकर भी टूट सकता है। इसलिए सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाने के लिए हमेशा पानी में बूंद बूंद करके अम्ल डाला जाता है। चलिए, अब हम आगे की क्रिया करते हैं। अब हम एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे और इसमें जिंक धातु के टुकड़े डालेंगे। इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, पर ड्रॉपर की सहायता से। सीधे बोतल से ना डालें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। देखिए बच्चों, क्रिया होना भी शुरू हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बुलबुले बन रहे हैं। इन बुलबुलों के बारे में आप अपने अध्यापक से पूछें और खुद भी सोचें। यह आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है तब ऐसा होता है, बुलबुले निकलते हैं। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे हम समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखते हैं: जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इससे बन रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। यह जो हाइड्रोजन गैस है वह ऊपर की ओर बाहर निकल रही है। चलिए बच्चों, इस रासायनिक समीकरण के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकास या उत्सर्जन। और चौथा, तापमान में परिवर्तन। जब भी कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, जबकि जो चीज़ बन रही है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक एरो के निशान के द्वारा अभिक्रिया दिखाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम कारकों और उत्पादों के बीच में एक एरो की जो चीज़ बन रही है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक एरो के निशान के द्वारा अभिक्रिया दिखाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे लिखते हुए हम अभिकारक एक तरफ लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बच्चों, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में जानेंगे। तो पहले हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। Fe
Fe प्रतीक है लोहे का, आयरन का, प्लस H2O यानी कि पानी। इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समीकरणों को संतुलित करते समय हमें तत्वों का पता होना चाहिए कि आपकी समीकरण में कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कि हमारे इस समीकरण में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमारे अभिकारकों में आयरन यानी कि लोहा का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आयरन की 3, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 4 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें परमाणुओं की संख्या को अभिकारकों और उत्पादों में बराबर करना होगा। रासायनिक समीकरण की महत्ता को जानने के बाद अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी उपचयन व अपचयन। क्रियाकलाप 1.4 करेंगे। इस क्रिया में हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके अर्थात जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में जो पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और बहुत ही रोचक बात यह है कि हमने इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया है और आपने कई लोगों को इसे इस्तेमाल करते देखा होगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपने बिना बुझा हुआ चूना कहाँ इस्तेमाल किया है? आप जानते ही होंगे कि जब दिवाली का त्यौहार आता है या जब कोई शादी होती है तो घरों में हम रंग रोगन करवाते हैं। रंग रोगन करने के लिए हम एक पदार्थ लेकर आते हैं जिसे हम कली भी कहते हैं। कली क्या होती है? कली बिना बुझा चूना ही होती है, जिसे हम प्रयोगशाला में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को करने के लिए अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है तो आप बाज़ार से कली खरीद कर भी ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि कली कैल्शियम ऑक्साइड ही है। बच्चों, अब इस क्रिया में हम एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी को डालने से कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलना शुरू हो जाएगा और वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे हम घरों में कली में पानी डालकर कली को तैयार करते थे, ठीक वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। बच्चों, आपने घरों में देखा होगा, जब कली करते हैं तो शुरू में दीवारों पर पारदर्शी रंग होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह चमकना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। जब हम कली में पानी को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती रहती है और वो बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। यह एक सफ़ेद रंग का चमकदार पदार्थ होता है। इसी कारण कली करने के बाद दीवारों में चमक आ जाती है। आप जानते ही हैं कि जब हम रंग रोगन करवाते हैं तो घर बहुत
चमकने लग जाता है। इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना जब पानी में मिलता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, और जब वह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब हम इस क्रिया को करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हम बीकर लेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे, फिर हम बीकर को जब हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ रहा है, बीकर गर्म हो रहा है। बच्चों, आपने घरों में भी देखा होगा कि जब कली बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, मतलब उसमें से एक गैस निकल रही है और उसका तापमान बढ़ रहा है। यह एक ताप निकासी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी कारण जब हम कली बनाते हैं तो अपने चेहरे को उससे दूर रखते हैं ताकि वह ताप आपके चेहरे को प्रभावित ना करे। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम कुछ संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल, इससे बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण 2H2 plus O2 gives 2H2O। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, इससे बन रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल प्लस ऊर्जा। यह श्वसन की अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। प्राकृतिक गैस का दहन मीथेन CH4 प्लस 2O2, इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है तो उसके बाद भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.5 करेंगे। इस क्रिया में फेरस सल्फेट गर्म किया जाता है और अपघटन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर शब्द अपघटित से क्या मतलब है? अपघटित या अपघटन होने का मतलब है जब एक पदार्थ एक या एक से ज़्यादा अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फेरस सल्फेट टूटकर किन पदार्थों का उत्पादन कर रहा है। इस क्रिया के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वह है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसमें हेप्टा का मतलब है 7। इस यौगिक में पानी के 7 अणु क्रिस्टलीय जल में उपस्थित हैं। इसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। देखो बच्चों, यह हरे रंग का है। इस क्रिया में हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आएंगे। इस क्रिया के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वह है परख नली, होल्डर, स्पैचुला, स्पिरिट लैंप और लिटमस पेपर। इस क्रिया को करने के लिए हम स्पिरिट लैंप लेंगे, उसे जलाएंगे और परख नली में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डालेंगे। फिर उस परख नली को स्पिरिट लैंप की लपटों पर गर्म करें। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है।
इस क्रिया को करते समय परख नली को सावधानी से इस्तेमाल करें और परख नली का मुंह बच्चों के मुंह से दूर रखें। अब आप देख सकते हैं कि परख नली के चारों ओर पानी की कुछ बूंदें आने लगी हैं और यह पानी क्रिस्टलीय जल से निकला है। जब हमने इसे गर्म किया था तो सबसे पहले इसमें पानी के कणों को निकाला और फिर इसका रंग हरे से बदलकर सफ़ेद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पानी की बहुत सी बूंदें परख नली में आ चुकी हैं। आप इसे गर्म करना जारी रखें। जैसा कि आपको पता है, हमने जो पदार्थ लिया था वह था फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। उसमें 7 अणु पानी के थे जो गर्म करने पर भाप बनकर उड़ गए। अब ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट से बदलकर सिर्फ फेरस सल्फेट रह गया है और इसका रंग सफ़ेद हो गया है। और अब हम इसे और भी गर्म करें तो यह और विघटित होगा। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक गैसें उत्पन्न होंगी और पीछे फेरस ऑक्साइड नाम का पदार्थ रह जाता है, जो कि अक्सर हमने सुना है कि जंग होता है। यदि हम इसमें पानी डाल दें, अब इस परख नली में पानी भी मौजूद है और फेरस ऑक्साइड भी मौजूद है, जो कि अंत में जंग का रूप ले लेगा। इससे पहले हम गैसों का स्वभाव देख लेते हैं, जिसके लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नीले रंग के लिटमस पेपर को परख नली के पास लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका रंग लाल हो गया है। इसका मतलब है कि यह अम्लीय स्वभाव का है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें अम्लीय स्वभाव की होती हैं। बच्चों, आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना ही होगा। इनका कारण भी यही गैसें हैं। यह गैसें वायुमंडल में जाकर और वायुमंडल में उपस्थित पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल बनाती हैं और वर्षा के साथ मिलकर यह वर्षा को अम्लीय वर्षा बना देती हैं। जो पीछे बचा है वो फेरिक ऑक्साइड है। बच्चों, जब आप इस क्रिया को करोगे तब आपको इन गैसों की गंध महसूस होगी। यह गंध जले हुए सल्फर जैसी होती है। इस गंध को हम एक तरीके से महसूस कर सकते हैं। हम परख नली को अपनी नाक से दूर रखें और हल्के हाथ से अपनी ओर थोड़ा थोड़ा सूंघने की कोशिश करें, तो हमें इसकी गंध आसानी से महसूस होगी। आइए बच्चों, अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी कि कोई एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.6 समझेंगे। इसमें हम अपघटन की क्रिया करेंगे, जिसके लिए लेड नाइट्रेट, परख नली होल्डर, स्पैचुला, स्पिरिट लैंप की आवश्यकता है और आखिर में हमें चाहिए लाल और नीला लिटमस पेपर। अब हम स्पिरिट लैंप की सहायता से परख नली में मौजूद लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की गैस बाहर आ रही है। परख नली को होल्डर के साथ पकड़ें और स्पैचुला की सहायता से इसमें लेड नाइट्रेट डालें और इसे स्पिरिट लैंप पर गर्म करें। ध्यान रखें, परख नली का मुंह बच्चों से दूर रहे। इस क्रिया में लेड नाइट्रेट विघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। लेड मोनोऑक्साइड ठोस अवस्था में परख नली में ही मौजूद रहेगा, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस परख नली से बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने पिछली क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर
ट्राइऑक्साइड को देखा, जिनका कोई रंग नहीं था। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है उसका भी कोई रंग नहीं है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका हल्का सा रेडिश ब्राउन लाल भूरा रंग है। देखो बच्चों, आपको यह रंग बाहर आता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? इस गैस का स्वभाव जानने के लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम नीले रंग के लिटमस पेपर को परख नली में डालकर देखेंगे। यह तो लाल हो गया। इसका मतलब यह है कि इस गैस का स्वभाव भी अम्लीय है। अब हम लाल लिटमस पेपर को डालकर देखते हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इससे यह पता चलता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वह अम्लीय स्वभाव की है और यह गैस वायुमंडल में पानी के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि लेड नाइट्रेट विघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए करते हैं। कभी आपने सोचा कि ये पानी बना कैसे है? कैसे दो तत्व आपस में मिलकर पानी का निर्माण करते हैं? कैसे ये एक साथ मिल जाते हैं? पानी दो तत्वों से मिलकर बना है, दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाते हैं। आज हमने दो परख नलियों को लिया है और साथ में एक उपकरण भी है। आज हम आपको इस उपकरण का प्रयोग करना सिखाएंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है। इसमें हमने तली में दो छिद्र करके उसमें रबड़ का डॉट लगा दिया है। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। क्या आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? पहले हम सेल को तोड़कर उसमें से रॉड को निकालते थे। आजकल सेल की ऊपर की परत को निकालने के बाद उसमें से हम इलेक्ट्रोड मिलता है, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि कार्बन का ही एक रूप है। हम इस मग को बिल्कुल ऊपर तक पानी से भर लेते हैं। इसके बाद हम बैटरी एलिमिनेटर का प्रयोग करेंगे। इसकी इनपुट में एसी करंट है और इसके आउटपुट में डीसी करंट है। यह बैटरी करंट का स्रोत है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब हम इसमें से बिजली को यानी कि करंट को पास करेंगे तो क्या संभावना होगी? जो पानी शुद्ध होगा उसमें से करंट पास होने पर कुछ नहीं होगा। यदि हम उस पानी में थोड़ा सा नमक या अम्ल डाल दें तो उस पानी में से करंट आसानी से पास होगा और इसके परमाणु अलग अलग होना शुरू होंगे। जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो पानी का अपघटन शुरू हो जाएगा और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होगी और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी। हम इस बैटरी में देखते हैं कि इस बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। एक तार को हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया। लाल वाला टर्मिनल एनोड होता है और काले वाला कैथोड। अब आप इसमें देखते हैं कि यहाँ से गैस बनना शुरू हो गई है। जल में कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल दीजिए। इसमें से पानी के बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे।
जल से भरी दो अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। हम इस परख नली को ऊपर तक क्यों भरते हैं? इसका कारण है कि जो गैस वो पानी को डिस्प्लेस करके यानी कि अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर आएगी। यदि परख नली पहले से ही खाली होगी तो गैस की मात्रा का सही से ज्ञान नहीं होगा। जैसे जैसे गैस ऊपर जाएगी, पानी नीचे की तरफ आता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैथोड की ओर गैस के बबल्स या बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ बबल्स बनना अभी शुरू नहीं हुए हैं। क्रियाकलाप 1.8। सूर्य के प्रकाश में